इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लंबे अंतराल तक मीटिंगें ना होना, तो क्या ये नहीं लगता कि गंभीरता ही नहीं है इस विषय को लेकर के? बिल्कुल, मैं आपकी इस शिकायत से भी और जो बोर्ड की जो कमी है उससे सहमत हूँ। कुछ है जो कसक बाकी है? चेयरमैन अपने आप में अलग से कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो बोर्ड को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। एक अलग विषय है कि किस तरह से नौकरियां जा रही हैं या आ रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री सरकार को थोड़ी देर भूल जाइए आप जी, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदा हैं। अगर मोटा मोटी मैं कहूँ तो वक्फ बोर्ड एक खसारे की तरफ है। हाँ, ये दौड़ लगाने वाली पार्टी नहीं है। सरकार थी यहाँ कांग्रेस की, उसमें 7 साल तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस खास मुलाकात में मेरे साथ हैं एमडीए के पूर्व चेयरमैन खुर्शीद राजा का जी और वक्फ बोर्ड हरियाणा के मेंबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। शुक्रिया सुफियान भाई। सर, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें आपसे चर्चा करनी है। इत्तेफाक से आज आपसे मुलाकात हो रही है। पहला सवाल हम वक्फ बोर्ड पे ही करना चाहेंगे कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का जो मामला कोर्ट में है तो उस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा इस पे करनी है कि वक्फ बोर्ड की तनख्वाहें जो उसमें मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं और भी कई सारे मसाइल हैं। अगर मोटा मोटी मैं कहूँ तो वक्फ बोर्ड एक तरीके से खसारे की तरफ है, तो क्या मेंबरान को उस जानिब कोई तवज्जो है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, वक्फ बोर्ड जो है, हरियाणा वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें सरकार से ना कोई ग्रांट आती है ना जाती है जी। इसलिए सरकार का तो इस तनख्वाह को देने का रोकने का ये विषय बनता ही नहीं है जी। ये जो इसमें खामियां हैं ये तो वक्फ बोर्ड के अपने मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां हैं जी। तनख्वाह ना देना। तो इसलिए इसमें जो लीज वगैरह का काम रुका हुआ है, जब से हम इसमें मेंबर बने हैं लगभग 1.5 साल होने को है, अभी तक कोई लीज रिन्यू या नई लीज ऐसी कोई काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि मुख्य रूप से जमीनों का रेंट, लीज रेंट, यही हमारी बोर्ड की आमदनी है। जब उस तरह के काम बंद हो जाएंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएगा? तो इससे कैसे बोर्ड उभर सकता है इस जानिब? तो सबसे पहले तो लीज शुरू करनी चाहिए। और जहां तक बोर्ड का मामला है, हमारी जितनी भी मीटिंग अब तक हुई हैं, हर मीटिंग में लीज होने का उसमें हम प्रस्ताव रखते हैं। आज तक बोर्ड ने ये भी नहीं कहा कि लीज ना करें। लीज क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं इस बोर्ड के पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही है इसके स्टाफ की, और जो इस बोर्ड को एक मुस्लिम समाज का विशेष रूप से जो एक जिम्मेदारी है माइनॉरिटीज की इस बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है, उसको भूले जा रहे हैं। सर, यूं तो हरियाणा वक्फ बोर्ड जो है रिचेस्ट बोर्ड में से एक है। जो देश के और जो वक्फ बोर्ड हैं, पहले नंबर पे ना सही, लेकिन बोर्ड काफ़ी स्थिर रहा है पहले से। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सिचुएशन से गुजरना। वक्फ बोर्ड से मेंबर हम जब नहीं थे, जब भी हम जुड़े हुए थे, और वक्फ बोर्ड की कार्यशैली, वक्फ बोर्ड की जो ड्यूटीज हैं उनको मैं और आप सब जानते हैं। लेकिन मुझे सबसे जो ज्यादा दुख होता है कि देश की आजादी के बाद जब वक्फ बोर्ड बना, उस तरह की जो इसमें मुस्लिम प्रॉपर्टीज थी जिनको वक्फ किया गया, और एक उद्देश्य के साथ पूरे देश में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, और उस वक्फ बोर्ड के गठन के 70 साल बाद भी वक्फ बोर्ड उसी ढर्रे पे चल रहा है जो 70 साल पहले चलता था। कहीं इस बीच में कोई बहुत इसको फैलाया नहीं गया, वही हाँ, इसका कोई विस्तार नहीं किया गया। इसमें नई योजनाएं आजकल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय मनोहर लाल जी, जो माइनॉरिटीज के विकास को लेकर न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि उनके विकास की तरफ पूरा फोकस किया हुआ है। और आप कहीं ना कहीं महसूस भी करते होंगे कि जो पहले की सरकारें रही, चाहे वो किसी पार्टी की रही, और आज जो भाजपा की सरकार है, इसमें कहीं माइनॉरिटीज का जो डेवलपमेंट है, आपको कहीं ना कहीं चाहे नौकरी का मामला हो, दूसरा विकास का मामला हो, सड़क का मामला हो, गांव की गली का विकास हो, कहीं ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए सरकार तो बिल्कुल चिंतित है माइनॉरिटी के काम को लेके। और उधर तो हम नहीं जाना चाहते, वो तो खैर एक अलग विषय है कि किस तरह से नौकरियां जा रही हैं या आ रही हैं। चेयरमैनशिप का मामला है, वो चर्चा में
आप एक तरीके से दौड़ में हैं। तो दौड़ शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, मैं एक मेंबर हूँ और संगठन ने, बीजेपी की पार्टी ने, सरकार ने हमको मेंबर बनाया और लोगों को भी, और सरकार संगठन जिसको बेहतर समझेगा जिम्मेदारी देना, वो जिम्मेदारी उसको मिल जाएगी। इसमें दौड़ लगाओ ना लगाओ, बीजेपी में दौड़ लगाने से कोई पद नहीं मिलते। यहाँ संगठन का अपना तरीका है, पहले भी हम चेयरमैन रहे, हमने जब भी दौड़ नहीं लगाई। हाँ, ये दौड़ लगाने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी की पार्टी ने, सरकार ने हमको मेंबर बनाया और लोगों को भी, और सरकार संगठन जिसको बेहतर समझेगा जिम्मेदारी देना, वो जिम्मेदारी उसको मिल जाएगी। इसमें दौड़ लगाओ ना लगाओ, बीजेपी में दौड़ लगाने से कोई पद नहीं मिलते। यहाँ संगठन का अपना तरीका है, पहले भी हम चेयरमैन रहे, हमने जब भी दौड़ नहीं लगाई। हाँ, ये दौड़ लगाने वाली पार्टी नहीं है। ये आपके काम को, आपकी ईमानदारी को, आपकी मेहनत को देख के आपको जिम्मेदारियां सौंपती है। सर ठीक है, आपने जिक्र किया कि पहले भी आप चेयरमैन रहे, तो एमडीए एक ऐसी बॉडी है जिसके जरिए से मेवात का बहुत विकास हो सकता है, मेवात विकास बोर्ड। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद में सबसे पिछड़े जिलों में से हमारा जिले का नाम आता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम हैं, तो कुछ कमी है क्या जो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं? कुछ है जो कसक बाकी है? मैंने चेयरमैन होने के नाते भी, मैं 1 साल मेवात डेवलपमेंट एजेंसी का चेयरमैन रहा, और आपको मालूम है मैं पहला नॉन आईएएस चेयरमैन बना, अदरवाइज मेरे से पहले सारे कमिश्नर ही इसके चेयरमैन रहे, और 1980 में इसका गठन हुआ। यदि आप इसके जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका एम एंड ऑब्जेक्ट जो है इसका बनाने का, उस समय आज हमारे बीच में नहीं, मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद साहब, जिनकी विजन से, जिनकी बेहतर सोच से जो मेवात को लेकर चिंतित रहते थे, उन सब की मेहनत से ये, और चौधरी मरहूम सरदार खान जी, उन सब की मेहनत से ये वक्फ बोर्ड बना, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बना, और ये उसमें एमडीए की स्थापना हुई। और सबसे पहले इसमें बाल भवन के स्कूल शुरू किए गए थे 80 में, आपको ध्यान हो, आप शायद पैदा भी नहीं होंगे जब। इसको बनाना एक बहुत बड़ा विजन था मेवात के विकास को लेके। इसका बनाना मेवात की तकदीर और तस्वीर को बदलने का एक उद्देश्य था। लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड है, जो मेवात डेवलपमेंट एजेंसी है, जो इसमें मुख्य रूप से एग्जीक्यूट करती है किसी भी काम को, वो कहीं ना कहीं अपने मकसद से भटक गई। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं आप सरकार का हिस्सा तो हैं, एमडीए का उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य है उसके पीछे, और कहीं ना कहीं अगर वो सही से काम कर जाए वो बॉडी और वो पूरा बजट जो है, तो मेवात बहुत तेजी से विकास कर सकता है। लेकिन बहुत दिनों तक मीटिंगें नहीं होती हैं, ये सवाल बार बार आता है कि मीटिंग नहीं हुई है 3 साल से। अब तो चलिए एक मीटिंग हो चुकी है, लेकिन लंबे अंतराल तक मीटिंगें ना होना, तो क्या ये नहीं लगता कि गंभीरता ही नहीं है इस विषय को लेकर के? सरकारों से पहले मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे इसमें नुमाइंदे हैं, इसमें 5 एमएलए मेंबर हैं जी एमडीए में, और 2 एमपी गुड़गांव और फरीदाबाद वो भी मेंबर हैं, और 2 डिप्टी कमिश्नर नूहू और पलवल वो भी मेंबर हैं। कुछ और पब्लिक के चुने हुए लोग होते हैं। लेकिन अब आप इसको, मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, आप उसको अदरवाइज मत लें। मैं चेयरमैन रहा तो मेरे समय में तो एक मीटिंग हुई थी, लेकिन मुझे मालूम चला कि उस मेरी मीटिंग से पहले जब सरकार थी यहाँ कांग्रेस की, उसमें 7 साल तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जिस डिपार्टमेंट की, जिस बोर्ड की, जिस एजेंसी की मीटिंग 7 साल तक ना होती हो, वो क्या आपका विकास कर पाएंगी? कहाँ से योजनाएं आएंगी? और आज के तौर पे मुझे बिल्कुल कहने में हिचकी नहीं है, बिल्कुल अफसरशाही की भेंट चढ़ चुका है ये एमडीए, और जब तक इसको स्वतंत्र रूप से चेयरमैन और सीईओ नहीं दिए जाएंगे, एमडीए का उद्देश्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। सर आप एमडीए के चेयरमैन रहे, आपका संबंध रहा है इस बोर्ड से, तो ये सवाल बनता है कि सरकार इस जानिब कोई गंभीरता से कदम उठा सकती है या नहीं उठा सकती है? कम से कम आप इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं एज ए पूर्व चेयरमैन के? नहीं, एक्शन वर्ड तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी अमल। हाँ, लेकिन मैंने अभी आपको मैं कह रहा था कि इसमें मुख्यमंत्री सरकार को थोड़ी देर भूल जाइए आप जी। जो हमारे चुने हुए नुमाइंदा हैं, चाहे वो किसी दल से हैं, इसमें मेंबर होते हैं, वो मेवात के जिम्मेदार प्रतिनिधि होते हैं। वो बिल्कुल जाहिर है, जब वो मेंबर है तो उनको ज्यादा। हाँ, 5 एमएलए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
वो जब किसी चीज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी है, इसमें एक आम आदमी भी किसी डिमांड को रखता तो उस पर फौरन अमल होता है, और 5 MLA और 2 MP किसी बात को CM से कहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अमल होगा। कांग्रेस सरकार का आपने जिक्र किया कि उसमें 7 साल तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई, 3 साल तो 3.5 साल तो यहाँ भी लग गए सर। तो इसमें तो हर साल मीटिंग एक होती है। नहीं, 3 साल लग गए MDA की मीटिंग होने में। इस बार जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से ये प्रेस नोट भी आया था। बीच में कोविड भी रहा, इस वजह से भी, अदरवाइज तो हर साल इस मीटिंग होती है। वैसे मैं 1 साल की मीटिंग से भी संतुष्ट नहीं हूँ। हमारे टाइम में तो बल्कि बीच बीच में तो मनोहर लाल जी ने 2 मीटिंग भी रखी थी CM साहब ने, क्योंकि वो CM साहब का इसमें इंटरेस्ट है पूरा मेवात के विकास के लिए। और इसमें अभी हमारे जो इसमें मुलाजिम हैं और जो हमारे इस अधिकारी हैं वो इसके उद्देश्य को ही नहीं समझ पाए। इस MDA का उद्देश्य क्या है? MDA का उद्देश्य केवल स्कूल चलाना नहीं है, बिल्कुल यहाँ बेहतर एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, यहाँ रोजगार के साधन पैदा करना है, यहाँ लोगों में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस लानी है। और इफाड एक नाम का प्रोजेक्ट इसमें चलता था जो 1995-96 के समय में, और उसके जो सेकंड फेज है जिसके अमाउंट पैसे आने थे, और मैं समझता हूँ आज लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारा वो पैसा है जो हमें इफाड से ले आना चाहिए। और हमने कोशिश भी करी थी, उस समय लिखे भी थे हमने लेटर वगैरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद किसी अधिकारी का ये इंटरेस्ट नहीं रहा। और इंटरेस्ट तो जब रहे ना कि जब एक DC को यहाँ CO का चार्ज दे रखा है तो DC वैसे ही बहुत बिजी होता है, DC के पास COship के लिए समय ही नहीं होता। वो तो फिर क्लर्क जैसे फाइल पुटअप करेगा, वो उस पर साइन कर देंगे। एक आखिरी सवाल ये कि सर एक सवाल ये बन रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो मीटिंगें हो रही थी वो गैर कानूनी थी, इस पे आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। नहीं, वक्फ बोर्ड की मीटिंग कोई गैर कानूनी नहीं है, बल्कि कुछ लोग कोर्ट में जिन लोगों ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था, जो प्रक्रिया है इलेक्शन की उसको जो चैलेंज किया गया, उनकी तरफ से ये बयान मीडिया में दिए गए थे। हाँ, यदि उन्होंने बयान दिया तो गलत दिया है, बल्कि कोर्ट ने ही हमें आदेश दिया था कि आपकी बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड फंक्शनिंग है। चेयरमैन बनने ना बनने से बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन अपने आप में अलग से कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो बोर्ड को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। इसमें जितने भी मेंबर हैं वही अपने आप में बोर्ड होते हैं। कोई भी फैसला बहुमत के आधार पे मीटिंग में होता है रेजोल्यूशन के साथ। चलिए ठीक है सर, तो मैं ये मानता हूं कि जैसा आपने कहा कि बोर्ड फंक्शनिंग है, तो ऐसे समय में जब इमामों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, विधवाओं की जो वजीफे मिलते हैं वो नहीं मिल पाए, तो बोर्ड फंक्शनिंग होने के नाते और आप मेंबर होने के नाते इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इस शिकायत से भी और जो बोर्ड की जो कमी है उससे सहमत हूँ। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक मिसमैनेजमेंट है वक्फ बोर्ड का, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी मीटिंग है 5 जुलाई को, और उसमें हम ये लीज वगैरह की जो फाइलें अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। और जो इमामों की तनख्वाहें हैं वो बिल्कुल, बल्कि तनख्वाहें नहीं, इमामों को लेकर मैं खुद बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ, क्योंकि जिस तरीके का इमामों के साथ एक भेदभाव मैं देख पाता हूँ वक्फ बोर्ड में, जो कि एक जिम्मेदार एक काम करते हैं, दीन का भी दुनिया का भी, और इन्हीं के प्रति बोर्ड जो है लापरवाही बरतता है, तो ये अशोभनीय बात है। हमारे इस्लाम में इमाम का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा ऊंचा रुतबा है, और वक्फ बोर्ड को भी उसी रुतबे के नज़रिए से इनके साथ पेश आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेंबर खुर्शीद राजाका साहब, जो पूर्व में MDA के चेयरमैन रहे। उन्होंने माना कि कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, शायद इसीलिए बोर्ड इस तरीके से आर्थिक संकट से और माशी बहरान का शिकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत जल्द ठीक होंगी, और शायद जिस तरीके के सवाल हमने उठाए हैं उन पर भी कुछ ना कुछ अमल ज़रूर होगा। मेवात टाइम्स के लिए सुफियान सैफ।